A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So starting with the analysis video for 12th of September. First important topic is that Supreme Court ने बोला है कि CBI को permission नहीं चाहिए to probe and investigate pre-2014 cases. तो यहाँ पे हम general consent की बात कर रहे हैं. CBI को general consent नहीं required है for pre-2014 cases. So in a way इसके पास retrospective power है. एंड इसके अलावा जब हम बात करते हैं सीबीआई तो इट इज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट व्हिच इज अ स्टैट्यूट दैट गवर्न्स द सीबीआई. सो सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि सेंटर या सीबीआई एंड स्टेट के बीच में जो इश्यूज हैं वहां पे भी थोड़ा बहुत हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता है. ऑफ लेट हमने देखे काफी सारी ऐसी स्टेट्स है जिन्होंने सीबीआई को जो जनरल कंसर्न दे रखी थी उसको विड्रॉ कर लिया. So कहीं ना कहीं you can talk about कि it is weakening of the federal feature of the Indian democracy. So इसका मतलब ये है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव पावर्स है सीबीआई के पास तो जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है करप्शन केसेस में इवन बिफोर द डेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट invalidating the need for the prior sanction, they would no longer be able to avail the protection of prior approval. So apart from this 106 पेज जजमेंट डिलीवर किया गया जिसमें सेक्शन 6A जो है it violated fundamental rights, and once a law it is declared to be unconstitutional if it is violating part 3's fundamental rights of the constitution, then it would be held ab initio and it would be unenforceable and non-established. Then launch of West Asia Economic Corridor historic step है definitely. इसके क्या benefits होंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं. कौन सी कंट्रीज के थ्रू ये पास होगा दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मैप वर्क इम्पोर्टेंट हो जाता है अराउंड दिस. एंड चाहे बात करो कनेक्टिविटी, मोर सिक्योर ट्रेड, एस्टैब्लिशिंग रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, उस चीज में हेल्प करेगा. इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. सो वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर और किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो आप लोग सोचोगे. एंड मैप भी हम ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं. तो चाहे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर, स्पेस एंड सेमीकंडक्टर, तो सारे एरियाज में इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा. So as we are seeing, festival season is approaching, तो ban on firecrackers returns and to allow the green crackers. तो green crackers again science के perspective से important topic है. कौन से chemicals हैं जो इसको बनाने के लिए यूज किए जाते हैं when we talking about green crackers. and जो normal crackers है उनमें कौन से chemicals हैं जो air को ज्यादा pollute करते हैं and that is again a risk to the human health also. Coming to the editorial page, so ridding India of the food insecurity. सिर्फ food insecurity की हम बात करेंगे तो आज के टाइम में वी आर अ फूड सिक्योर कंट्री, बट जब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी नीड टू वर्क अपॉन देयर. So here we see कि India may be the fastest growing large economy of the world, but it is also facing accelerating food price inflation. तो ये एक challenge है food inflation का. Rise in the prices of food, it has first accelerated sharply 2019 में and then it has climbed in most years thereafter. तो अगर आप reason सोचोगे food inflation के पीछे तो again seasonal factors हैं, weaker monsoon this time that is there, and ग्लोबली भी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑल्सो फूड इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रहा है. बिकॉज यू कैन से कि जो फर्टिलाइजर प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, फर्टिलाइजर सप्लाई के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है, डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ द फर्टिलाइजर्स, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर या कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो इंक्रीज हुई है. वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिहाइंड फूड इन्फ्लेशन.
So we see कि as per a data of Food and Agriculture Organization, उनका ये कहना है कि जो proportion of population है across the countries, they are unable to afford a healthy diet. So इसकी वजह से direct impact हमें even nutritional security भी देखने को मिलेगा. So around 74% of जो population ऐसी है जो healthy diet afford नहीं कर सकती है इंडिया के अंदर. So you can imagine कि even food inflation भी इसमें एक important factor है. So why this finding is plausible, मतलब why it is logical. यहाँ पे we have the data, you can just go through the data. Ensuring that Indians they have permanent access to a healthy diet is the most important task of economic policy in today's time. So significance of green revolution की बात करें तो green revolution ने एक हद तक एक limit तक हमें help किया है in terms of food security. तो green revolution की वजह से कुछ problems भी generate हुई हैं. पर जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का तो वहां के जो टारगेट्स थे या उस एरिया को इतना ज्यादा हमें एड और हेल्प नहीं कर पाए. तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए हमें और क्या करने की जरूरत है, वो और इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है हमारे लिए आने वाले टाइम में सोचना. और क्या हम इनिशिएटिव्स पे वर्क कर सकते हैं. Firstly, expanding on each of these proposals would be in order. So it has been pointed out for some time कि जो increased public expenditure irrigation की आप बात करो, that is not reflected in the increase in irrigated area. मतलब जो public sector, government sector जो efforts ले रहे हैं, they are not ultimately translating into real effects on the ground level. इसके अलावा हमने पहले एक बेमतारा मॉडल की बात करी थी, if you guys remember about that was यूनिक इनोवेटिव इनिशिएटिव अराउंड कैसे हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं. तो यू कैन रेफर बैक टू दैट वीडियो, द बेमतारा मॉडल. इसमें ऑब्वियसली ग्राम सेवक्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन इन एरियाज जहाँ पे आइडेंटिफाई, हम बेसिकली जो आइडेंटिफाइज अगर आप कर लेते हो कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी है, तो रोल ऑफ स्टेट्स भी क्रूशल हो जाता है. स्टेट्स that were chosen for the spread of the new technology, they worked closely with the central government. यहाँ हम बात कर रहे हैं 1960s के टाइम में. So basically 1960s मतलब हम green revolution time period की बात कर रहे हैं. So this would have to be replicated also in order to make difference to the country as a whole. So in a way, cooperative federalism की जो spirit है, we need to strengthen that more, specifically in the context of this area. सो नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच रिक्वायर्ड है, चाहे आप सेंटर की बात करो या स्टेट्स की बात करो. नोटिसेबल फीचर ऑफ द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो था, दैट वाज by relying on private enterprises. So the then prime minister chose a capitalist approach, unmindful of any damage that would be caused to her socialist image. So it was the green revolution that made the first dent on poverty in India. So poor, they did benefit from the strategy also. Similarly, now in order to ensure that all Indians they have permanent access to a healthy diet, no approach consistent with the ecological security must be off the table. So ecological security also, जब हम nutritional security की बात करते हैं, and at the same time we need green revolution 2.0, तो उसमें again nutritional security एक important component होने वाला है. And given climate change की वजह से जो impacts हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी हमारे लिए food security की तरफ से भी एक concern raise कर रहे हैं, and nutrition security already हमें वहाँ पे बहुत और work करने की जरूरत है. तो चाइना में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, अगेन उसको ग्लोबली क्या इम्पैक्ट हो सकता है. ऑल्दो हम ये टॉपिक इन डिटेल वी हैव कवर्ड इट, सो इसको जल्दी से विल जस्ट कवर इट अप. सो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ बैड इज चाइना स्लो डाउन. सो इवन स्लो डाउन में भी अगेन किस पेस से स्लो डाउन देखा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है. सो इकोनॉमिक डेटा इट इज कमिंग आउट ऑफ द बीजिंग ओवर द पास्ट मंथ्स, वो इंडिकेट कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल विद द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, व्हिच वाज एक्सपेक्टेड टू स्प्रिंग बैक एंड ड्राइव द ग्लोबल ग्रोथ आफ्टर 3 years ऑफ ग्राइंडिंग रिस्ट्रिक्शन, जो कोविड-19 के टाइम पे उनकी पॉलिसी चल रही थी. तो आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी जो चाइना ने फॉलो करी, इसके बाद एक्सपेक्टेड था कि इट विल बाउंस बैक इन अ स्ट्रॉन्गर मैनर, बट वो नहीं हुआ. एक्चुअली उसका ऑपोजिट ही देखने को मिल रहा है. तो जीडीपी इट जस्ट ग्रू एट 0.8% सेकेंड क्वार्टर के अंदर, एंड
Now it seems to be around closer to 3% जब हम annual growth of GDP की बात कर रहे हैं चाइना में. So this is the weakest in the last 3 decades of China's GDP growth rate data. So China reopened late 2022 में lifting the strict pandemic curbs. However, जो economic indicators हैं, we are seeing कि they have suffered its biggest fall in terms of exports in more than 3 years. So China के जो exports थे, they have declined from a record high of $340 billion and they have fallen to $284 billion in May 2023. इसके अलावा when we talk about again आने वाले टाइम में भी जुलाई के अगर आप एक्सपोर्ट नंबर्स की बात करो तो they have also fallen at alarming rate. देन वीक डोमेस्टिक डिमांड एक ये कॉज ऑफ कंसर्न है. इसको कैसे चाइना अगेन स्ट्रेंथन कर सकता है, कैसे इसको और स्ट्रॉन्गर कर सकता है, वो चाइना अगेन डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है. एंड डिफ्लेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू फॉलिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेनिंग कंजम्पशन, मतलब वीकर कंजम्पशन डिमांड. तो डिफ्लेशन के भी जब बात कर रहे हैं ग्लोबली हम देख रहे हैं कि कंट्रीज दे आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ इन्फ्लेशन, बट चाइना के केस में हमें डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है. तो इवन चाइना की जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज ऑल्सो ऑपोजिट टू व्हाट द अदर कंट्रीज आर right now they are sticking to in terms of monetary policy. So China, it has adopted expansionary monetary policy जहाँ पे वो अपना मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, उनका जो रेपो रेट है वो उसको रिड्यूस कर रहे हैं. Whereas जब हम फेड रिजर्व की बात करते हैं, इंडिया में आरबीआई की बात करते हैं, तो वी हैव बीन इंक्रीजिंग आवर रेपो रेट्स बिकॉज इन्फ्लेशन हमारे लिए एक हाई लेवल पे चल रही है. सो दैट इज बीन अ चैलेंज. एंड अनदर प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इंडिकेटर की जब हम बात करते हैं चाइना में, तो परफॉर्मेंस एट दी front of youth unemployment rate, so that has also hit a record high of almost 21%. So यहाँ पे हमने बेसिकली 3 फैक्टर्स की बात करी. डिफ्लेशन हो रहा है चाइना में, वीक डोमेस्टिक डिमांड है, एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हायर लेवल पे है, एंड इवन एक्सपोर्ट्स आर आल्सो डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट. तो 4 इंडिकेटर्स हो गए. एंड देन चाइना के रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात करते हैं. तो यहाँ पे भी चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर कैसे रिलेटेड है वो द स्लो डाउन. तो वी आर सीइंग कि देयर इज बेसिकली विजिबल डेट स्पाइरल एंड स्लम्प ऑफ द चाइना's प्रॉपर्टी सेक्टर व्हिच फॉलो द सेम ग्रोथ पाथ एज द इकोनॉमी. तो इवन रियल एस्टेट सेक्टर में भी कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, वहां पे भी हमें स्लो डाउन नहीं देखने को मिल रहा है. इन दी अलाइड एक्टिविटीज रिसर्च इंडिकेट्स की रियल एस्टेट में इट कॉन्ट्रीब्यूट्स एज मच एज 29% द चाइना's जीडीपी. तो इस वजह से इवन चाइना की जीडीपी में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है वो मेजर कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट सेक्टर का आ रहा है. सो ग्रोथ मॉडल ऑफ इकोनॉमी इट बिगैन टू फॉल्टर. जो बबल था वन ऑफ इट्स की ड्राइविंग सेक्टर्स रियल एस्टेट जो था दैट ऑल्सो बर्स्ट. So 70% जो household wealth है चाइना में that is stored in property. So speculating the consumer demand in the sector, property developers China में over the decades they have used the method of buying the land, getting loans on it to start the construction, and then secured the money from the home buyers and pre-sales of the unfinished homes, allowing those funds to fund other projects. So एक point के बाद ये cycle रुक गई and जो bubble था वो burst हो गया. सो इवन जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका होगा, जो चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है ग्लोबल ट्रेड के ऊपर. एंड जब हम बात करते हैं कि कोविड-19 के टाइम पीरियड के बाद हमें समझ में आ गया कि एक कंट्री के ऊपर ओवर रिलायंस होना कितना रिस्की टास्क है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस चीज में. तो अगेन चाइना के ऊपर जिन एरियाज में हमारी ओवर डिपेंडेंस है वहां पे अगेन बाकी कंट्रीज के ऊपर भी स्लो डाउन नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा. एंड उसके फर्दर मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं लोकल लेवल डिफरेंट कंट्रीज में. सो दैट इज व्हाई चाइना इकोनॉमी जो है, चाइना की इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एट द ग्लोबल लेवल. तो मेंटल हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिकली यहाँ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है कोटा राजस्थान में. सो कैसे बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील किया जा सकता है, बिकॉज वी आर ऑफ लेट ऑल्सो सीइंग कि जो सुसाइड्स हैं
उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। सो पुलिस ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड गिव देम essential support. So कोचिंग इंस्टीट्यूट राजस्थान टाउन में जैसे दे कि वो एम्पावर करेंगे स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को भी, तो पेरेंट्स का रोल भी इस इन टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसके अलावा अगेन सोशल इनिशिएटिव, सोशल एक्टिविटीज ली गई हैं एंड व्हेन वी सॉ कि सुसाइड नंबर्स इंक्रीज हो रहे थे तो इट वाज ऑर्डर्ड बाय द डीएम कि कोई अगेन टेस्ट वगैरह या एग्जाम्स नहीं किए जाएंगे बाय द कोचिंग सेंटर, क्योंकि अगेन सारा स्ट्रेस जो है इट इज रिलेटेड टू देयर परफॉर्मेंस इन दीज एग्जामिनेशन। जो प्रैक्टिस टेस्ट किए जाते हैं के मार्क्स आएंगे, तो प्रेशर, peer pressure that is involved and always that thought going on in mind कि what if कि एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया तो अगेन जो सोशल ट्रॉमा है, जो सोसाइटी की थिंकिंग है वो इतनी हावी हो जाती है स्टूडेंट्स के माइंड पे कि दे टेक सो मच ऑफ मेंटल प्रेशर बिकॉज ऑफ दैट एंड समटाइम्स इवन गो टू द एक्सट्रीम स्टेप ऑफ किलिंग देमसेल्व्स। थ्रेट इन द साउथ चाइना सी, तो यूएसए और वियतनाम में वार्निंग इशू करी है अगेंस्ट दिस थ्रेट इन द साउथ चाइना सी। तो threat obviously it is China. Both the countries they've called for settlement of the competing claims under international norms. So they also promise कि they will be deepening the cooperation to counter Beijing's growing assertiveness in the region. तो दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर टॉपिक्स न्यूज़पेपर में जो हमेशा रहता है। तो यहाँ इस साउथ चाइना सी की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन यू नीड टू फर्स्टली go through the map and apart from that how India's role is important in Indo-Pacific, how that has, we can say, increased the impact of India's role in South China Sea or specifically Indo-Pacific की अगर हम बात करें तो how and why that has become so important in contemporary times. सो वी आर सीइंग कि हमारे जो स्टॉक मार्केट है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। निफ्टी 50 स्केल्स दी 20,000 मार्क इन इंट्राडे ट्रेड यस्टरडे। सो क्या बोल सकते हो कि जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट की, वी आर मेकिंग न्यू हाईज एंड राइट नाउ जो इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस चल रही है, जो हमारी पोजीशन है, इंपॉर्टेंस इवन ग्लोबल लेवल पे, क्या वो दोनों सेम टर्म्स में है या नहीं, या यहाँ पे आपको कोई डाइवर्जन देखने को मिल रहा है? सो दिस यू नीड टू थिंक अबाउट एंड कॉमेंट। Okay, then coming to the Mint newspaper, तो यहाँ पे what's cooking another surge in the edible oil imports। तो हमारे जो edible oil imports हैं इंडिया में they are increasing again। so यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैसे already कि जो हमारा domestic production है edible oils का, हम उसको कैसे increase कर सकते हैं so that हम जो हमारे imports हैं उनको कम कर सके and जो again current account deficit है वो reduce हो सके। so India could end up importing as much as 15.5 million tons of edible oils in this year, surpassing the past record of 15.1 million tons in 2016-17। तो in terms of volume, यहाँ पे we have the data year on year increase दे रखी है 2018-19 से। you can see कि उसके बाद 2 साल reduce हुआ, then again it started to increase। So we see कि because of weaker monsoon, poor rains, major oilseed growing states जो है, again domestic supply जो है reduce हुआ है because of again climatic factor। तो उसकी वजह से एक वो reason है why our imports can go up and it can also lead to production cut and record imports by the world's largest buyer of cooking oil। तो India is the world's largest buyer of cooking oil। एक ये important fact हो गया। After the spike in the grain and the pulse prices, food inflation जो देखने को मिल रही है, so edible oil prices भी increase हो सकते हैं। so उसकी वजह से दो हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर्स हो गए जो हमारे डोमेस्टिकली अगेन इन्फ्लेशन को और इंक्रीज कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं। तो वन इज कि इंपोर्ट्स ही इंक्रीज हो रहे हैं, जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस है वो भी साथ के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो देयर इज अगेन डबल वैमी। सो अगेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पाया है
as per the expectations because of weaker monsoon. So how much is India importing right now? कितना अभी कितना import कर रहे हैं? So total imports जो edible oils का India, they have shot up by 25% in the first 9 months. So massive shoot up देखने को मिल रहे हैं in terms of imports. So in oil year extends from November to October of the next year. So SCA it is estimating कि India का जो है imports it can be around 15.5 million tons of the vegetable oil. So कौन सी मेजर कंट्रीज है जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं? पाम ऑयल हम इंडोनेशिया मलेशिया से कर रहे हैं इंपोर्ट, एंड बल्क जो हमारा है अगेन 60% इज कमिंग फ्रॉम दीज टू कंट्रीज. So 2021-22 में it is expected जो हमारा edible oil imports है it can increase by 34%. सो हम क्यों इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट्स पे? इतने साल हो गए, हमने पहले से क्यों नहीं इस चीज पे वर्क स्टार्ट किया कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपना इंक्रीज कर सके? सो जब हम बात करते हैं होम ग्रोन, हम डोमेस्टिकली सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट ऑयल वी आर प्रोड्यूसिंग दैट, बट that is only able to meet only जो हमारी 40% of the local demand है, domestic demand है. So oil seed जो productivity है per ton hectare की वो इंडिया में less than half है of the global average. So since हमारी productivity इतनी low है, it is you can see कि बहुत ज्यादा difference है, तो we prefer importing the edible oil. So farmers also hesitate to grow the oil seeds because they cannot compete with the flood of the cheap imports and lack of price support mechanisms. So आपको ये देखना है कि edible oils के लिए MSP दी जाती है नहीं दी जाती है, and उसके अलावा जो अगेन यहाँ पे प्राइस से रिलेटेड जो कंसर्न है, अगेन हम बोल सकते हैं कि दी प्राइस आर इनकॉम्पिटिटिव, तो जो फॉरेन से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत चीपर लेवल पे है. So that's why even farmers they do not feel to they're not encouraged so much or they are not enthusiastic about growing oil seeds. So कुछ concerns अब इनको address हम कैसे करेंगे वो एक next step हमारे लिए. So retail prices increase हो रहे हैं with time, तो even inflation at this front that is also cause of concern for us. So government ने क्या steps लिए हैं? तो government it has lowered the import duties ताकि again prices थोड़े कम हो सके, and जो retail brands है उनको भी urge किया है कि वो अपने prices reduce कर सके. And long term solution की बात करें तो India is pushing for the production of oil palm 15 states में. Specifically हम focus कर रहे हैं North East India, Andaman and Nicobar Islands में, कि यहाँ पे हम majorly अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं. So again a long term solution है, it is going to take time. Then biotech regulator also approved the environmental release of genetically modified mustard. तो यहाँ से भी जो हमारा प्रोडक्टिविटी वाला एक इशू था वो सॉल्व हो सकता है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने बट अभी अलाउ नहीं किए हैं फील्ड ट्रायल्स ऑफ द ट्रांसजेनिक मस्टर्ड. Now coming to Financial Express newspapers, let's see important topics. Mission Shakti for women empowerment. So it is there in the state of Uttar Pradesh. तो यहाँ पे again women शक्ति कौन से अब dimensions जो आपके mind में आने चाहिए? Sanitation, hygiene से related, again Swachh Bharat mission important role play किया. One empowerment in security as well, security forces में strong conviction rates, and then maternal child welfare, clean cooking, women in the law enforcement sector, education empowerment, financial inclusion में, social security की बात करो, social harmony, entrepreneurship, again startups में कैसे women का role हम increase कर सकते हैं, education for all. तो in a way we're talking about women led development. इसके अलावा how role of women is important even in the climate change area, मतलब mitigating the impacts and adapting to the climate change, उसमें वुमेन का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड देन वुमेन्स रोल इन स्टेम सेक्टर, तो बात करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. So Nifty scales mount 20,000, it hits the all-time high of 20,000. So ये इससे कॉन्टेक्स्ट में I have raised already a valid question जो आप लोगों को सोचना इंपॉर्टेंट है. साउथ ईस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर पे हम बात कर चुके हैं. सो एमजी नरेगा में वी आर सीइंग कि जो डिमांड है फॉर द जॉब्स वो इंक्रीज हो रही है एंड मैसिवली इंक्रीज हो रही है. सो ये एक इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर जॉब डिमांड एमजी नरेगा के अंडर इंक्रीज हो रही है तो मतलब जो बाकी एरियाज में जॉब्स क्रिएशन है वो रिड्यूस हो रहा है. तो मतलब इन अ वे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ अर्बन जॉब क्रंच वी आर सीइंग एमजी नरेगा में
job demand is increasing. So we are seeing कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 का टैक्स रेवेन्यू टारगेट है दैट इज विद इन लिमिट्स, डिस्पाइट अभी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा स्लोअर लेवल पे चल रहा है, लोअर लेवल पे चल रहा है. तो क्या फैक्टर्स हमें हेल्प कर रहे हैं? एक तो कंजम्पशन हमारी हाई है, देन इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन इट इज ऑल्सो बूस्टिंग जीएसटी टैक्स रेवेन्यू, एंड जो कॉर्पोरेट टैक्स है दैट विल बी ऑल्सो इम्प्रूविंग. सो ये तीन मेन एरियाज हैं. So African Union inclusion in G20 की वजह से it is going to aid in spurring the global growth also. मतलब again यहाँ पे again globally क्या benefit हो सकता है because of inclusion of African Union. इसमें दो areas हमारे लिए important है. African Union के लिए क्या benefits हो सकते हैं, and again G20 या global level पे आप बात करें तो globally क्या importance है अगर African Union G20 को join करता है. तो यहाँ पे again G20 percentage share GDP में क्या change होगा global trade में and population में, जब हम as a whole G20 ग्रुप की बात करते हैं आफ्टर द इंक्लूजन एंड बिफोर इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन. तो जीडीपी में अर्लियर शेयर था 85%, विद द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन वो सिर्फ 85% तक ही इंक्रीज होगा. तो जीडीपी में इतना ज्यादा कोई फेवरेबल चेंज नहीं है. ग्लोबल ट्रेड शेयर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी 75% से 78% तक इंक्रीज हो जाएगा. पॉपुलेशन में मैसिव इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बेसिकली 66% से 83% तक. अगेन G20 would be comprising the 83% of the global population. So African Union total members countries जो 55 है, total population is around 1.5 billion, and total GDP African Union की $3 trillion, 60% of the population is under 25. तो ये एक advantage हो सकता है. If it is under 25 तो demographic dividend opportunity जो है वो exist करती है. So we are trying to give a FDI boost for the space firms. So even space sector mein we are exploring and coming forward with new innovations, new ideas. So center is reviewing easier foreign investment rules for the space firms. So open space के लिए government के efforts ले रही हैं. Several non-government entities have expressed interest in participating in the space sector. Non-governmental entities हैं. Then private sector has already tasted success in the launch of few satellites and rockets. तो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का रोल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है इन द स्पेस सेक्टर, एंड हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ स्पेस सेक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो जो हमारे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की अगर हम बात करें दैट इज अराउंड $386 billion 2021 में, एंड इंडिया का जो शेयर है दैट इज जस्ट एट 2%. तो इंडिया के शेयर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सो वी आर अगेन फॉर दैट वन वे इज रिव्यूइंग ईजियर FDI norms. Coming to Indian Express newspaper, so let's see जो topics अभी तक cover नहीं किए हैं, we'll just take them up right now. So यहाँ पे एक interesting headline है, Asian Cup prelims में Indian football coach gave the details of the players to astrologer and picked the team on his advice. मतलब कि your decision of choosing the players and selecting them is on the basis of जो astrologer ने advice की है. दैट इज प्रॉब्लम ये है कि 100% जो आपका डिसीजन रहा दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्सन's एडवाइस. सो मेरिट एंड स्किल्स आपने अगर इग्नोर करिए तो अगेन जो क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ टीम है उसके ऊपर इस चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. सो कोच स्टिमैक सेज कि जो फुटबॉल फेडरेशन है दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एस्ट्रोलॉजर शर्मा, who's the ex official, said Sharma was paid rupees 12 to 15 lakh. So here you can see the conversation also between astrologer and the coach. So यहाँ पे भी आ जाते हैं क्या ये डिसीजन जो था was it ethical or not? So क्वाइट रेवोल्यूशन झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में क्या है?
as women they learn to read and write. So quiet revolution, basically it is reason yahi hai of naming this as quiet revolution ki women they are into learning in reading and writing, so they are going through this revolution. So how to write one's own name, phone कैसे यूज करते हैं, बैंक अकाउंट कैसे आप ओपन कर सकते हो, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, ये सारी अगेन स्किल्स वुमेन को सिखाई जा रही हैं. So here in the heart of the Dumka, thousands of women who could not read and write, they're now finding their voice, and thanks to an adult literacy program जो run किया जा रहा है, that is touched around 13,000 lives, and it is we are still counting. So it is a Niti Aayog's initiative to help certain aspirational districts, जहाँ पे we are seeing outperformance several indicators में, which is bringing them money also to implement a scheme of their choice. So Delhi police की website, it has been attacked by 3 to 4 cyber attacks ऑफ लेट. तो साइबर सिक्योरिटी डेफिनेटली कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए, बिकॉज जो हमारी डिपेंडेंस है एंड यूसेज है टेक्नोलॉजी का वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है कि साथ के साथ बेनिफिट्स तो है ही, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी इमर्ज हो रहे हैं. सो वन ऑफ देम ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज टैकलिंग इन स्टॉपिंग दी साइबर अटैक्स, क्योंकि यहाँ पे अगेन द प्रॉब्लम इज डेटा सिक्योरिटी. And even cyber attacks में भी कैसे cryptocurrencies are involved, that is also another concern. So inclusiveness, cultural diversity is our strength. We believe in Vasudev Kutumbakam, the world is one family. So embracing the universal tenet of Vasudev Kutumbakam, roots and roots. So one is roots, जो बात कर रहे हैं, one is roots, मतलब path. So an exhibition is celebrating India's civilizational heritage, our ethos, and the global connect. इंडिया यूरोप ट्रेड, अगेन जब हम बात करते हैं अभी रिसेंटली जो वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस किया गया है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिंस 100 सीई इंडिया यूरोप ट्रेड कैसा रहा है, हाउ इट हैज इंक्रीज्ड, हाउ इट हैज कौन से एरियाज में इवॉल्व और ग्रो हुआ है. तो टर्म सिल्क रोड है, जो टर्म सिल्क रोड है, इट वाज नॉट जस्ट इन इंग्लिश until the 1930s. So G20 announces economic corridor between India and Europe. Prominent historians they tell कि अर्जुन सेन गुप्ता about its predecessor, जो एक ancient Red Sea trade route था, bigger and historically more significant than the overland route from China. So again map से भी you can see कि how different areas there are right now. जो अगर हम बात करें sites which are mentioned in the periphery of Erythraean Sea and which is a Roman period guide to the Indian Ocean. So ये सारे areas and sites map में इन सबकी बात की गई है. And another picture is about the Berenik Buddha. This is there, and then the Muziris papyrus. So this is this. So what do we know about ancient Red Sea trade routes? So Sir Mortimer Wheeler is digging at the Arikamedu south of the modern Pondicherry 1930s and 40s. He established that there existed Indo-Roman trade in the 1st century CE, but he failed to give Indians any agency in this trade, which they undoubtedly had. तो मतलब इसको evidence नहीं आया. Moreover, no one realized कि जो sheer scale of trade था, मतलब किस level पे किस scale पे वो trade किया जा रहा था, उसका भी हमारे पास ऐसा कोई क्लियर आइडिया नहीं था. सो लेटेस्ट एस्टिमेट्स जो है वो हमें सजेस्ट करता है कि कस्टम टैक्सेस भी इम्पोज किए गए थे ऑन रेड सी ट्रेड विद इंडिया, पर्शिया, इथियोपिया, जिसकी वजह से वी सॉ कि 1/3 जो इनकम थी रोमन एक्सचेकर की वो जनरेट हो रही थी. So principal source of this tracking figure is the Muziris
papyrus, so एक ये document है which has been taken out by an Alexandria-based Egypto-Roman financer for the purchase of the goods from an Indian merchant based in Muziris on the Kerala coast. So this is what it is about. Papyrus ये हमें details बताता है, इसके through हम ये जान पाए कि one the particular cargo जो भेजा गया Egyptian port of Berenik from Muziris Kerala में है on the ship. This and the total value of goods bhejegi that was around 131 talents, which is enough to purchase 2400 acres of best farmland in Egypt. So this was the worth of goods जो export किए गए. So किन चीजों का ट्रेड किया जा रहा था? तो there was great demand across the Roman Empire for India में जो luxuries थी, like cinnamon, like plant which is called malbathrum, जिसकी लीव्स को प्रेस करके आप क्रिएट करते हो परफ्यूम. देन आइवरी की डिमांड थी, पर्ल्स, प्रेशियस जेमस्टोन्स. तो ये सब चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही थी टू द रोमन एम्पायर. एंड फेमस आइवरी फिगर ऑफ voluptuously pouting Yakshi fertility spirit, which is also found in the ruins from Pompeii. It was also dated to this period only. तो exotic goods का trade में हम involved थे, and जिसमें even animals were also exported like elephants and tigers. So again, Indian spices have been in demand always. So India's biggest export by far was pepper, large quantities, जिसकी हम भेजी जा रही थी at Bernaik. And 80% of जो 478 recipes थी that included the Roman cookbook of Apicius included pepper. तो पेपर वॉज इन हाई डिमांड. एंड इंडो रोमन ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे अगेन जो फ्लो ऑफ गुड्स था इन द अदर डायरेक्शन जो वो लिमिटेड था, मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, इंडिया इंपोर्ट कम कर रहा था. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था दैट वाज फर्मली इन फेवर ऑफ इंडिया बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे कंपेयर टू व्हाट वी वर इम्पोर्टिंग. सो रोमन हिस्ट्री अगर हम बात करें फ्रॉम यहाँ पे अगेन रोमन हिस्टोरियन की बात करी जा रही है, प्लिनी ही सेज कि इट वाज मेनली गोल्ड जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था. एंड थोड़ा बहुत ट्रेड हम कर रहे थे ऑलिव ऑयल में भी, गैरुम में भी, विच इज एक एंशियंट रोमन फर्मेंटेड फिश पेस्ट है जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है. तो ऑलिव ऑयल, गोल्ड, गैरुम, सो दिस आर द थिंग्स जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा था. एंड दे हैव बीन फाउंड इन अरिकमेडू एंड द साइट्स इन केरला. सो इस कॉमन एरा से पहले क्या और डिफरेंट ट्रेड रूट्स थे जो फॉलो किए जा रहे थे? तो द एविडेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द मिडिल ईस्ट इवन एट द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी गेट टू सी दिस कि it seems to have been more coastal and it involved small quantities of goods. So majorly जो trade था again coastal trade हो रहा था. Roman times में this expanded to vast trade जहाँ पे huge cargo ships involved थी, and the Romans industrialized the trade particularly because they were rich enough to buy the luxuries of India. And trade particularly it picked up in the 1st and 2nd century CE जब Romans ने Egypt को conquer कर लिया. That opened up for the Roman merchants the route to India. So उसके बाद हमें ट्रेड में बूस्ट देखने को मिला. तो अगर हम इस ट्रेड रूट को कंपेयर करें विद द सिल्क रोड तो हमें क्या समझ में आता है? तो सेंट्रलिटी ऑफ जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट थी एज एंशिएंट इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब ऑफ एशिया. सो हमारे जो पोर्ट्स थे देयर वाज अ प्लेस ऑफ मैरीटाइम ईस्ट वेस्ट एक्सचेंज that has been obscured by the seductively sinocentric concept of जो सिल्क रोड है. So in fact जो आइडिया सिल्क रोड है एक overland trade route है. Supposedly it is stretched in all the ways across Asia from Xi'an, China to Antioch in Turkey. So it was completely unknown. Ancient और medieval times में हमें सिल्क रूट के बारे में नहीं पता था. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो this term was first coined 1877 में by the Prussian geographer Baron, and he was charged with dreaming up a route for a railway linking Berlin with Berlin. So this word or this term Silk Route became popular 1980s 1990s के time period में, particularly because it has such a romantic feel about it, like it is connecting east and the west. So every second hotel or beer bar from the Beijing, Istanbul, they started calling itself the Silk Road Hotel. So उस time पे इतना ज़्यादा euphoria इसके साथ associated हो गया, and this is
Not to say कि जो Silk Road था, it did not exist at all. So it certainly existed also during the Mongol period की आप बात करो 13-14 centuries में. But if you're looking at the Roman period, so कोई evidence नहीं है कि China and Europe they knew each other, कि चाइना और यूरोप, चाइना को नहीं पता था कि यूरोप एग्जिस्ट करता है, यूरोप को नहीं पता था कि चाइना आल्सो एग्जिस्टेड. तो जो फोकस था सिल्क रोड पे, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग फॉर दिस पीरियड. इनफैक्ट चाइनीज सिल्क इट सीम्स टू हैव रीच्ड रोम ड्यूरिंग दिस पीरियड बाय द पोर्ट्स ऑफ इंडिया ओनली. सो उस टाइम पे अगेन हमें सिल्क रोड के बारे में, सिल्क रूट के बारे में नहीं पता था. इवन दोनों को लाइक चाइना और यूरोप को दोनों के एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता था. सो अगेन अगर हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई हिट किया है, तो मार्केट राइज क्यों हो रहा है, पहले तो ये समझना रीजन क्या है इसके पीछे. तो जो जनरल एंथुजियाज्म था अराउंड हाई एक्सपेक्टेड ग्रोथ, इंडियन इंडियन इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है, अगेन एक वो वन ऑफ द मेजर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स हैं. एंड कांस्टेंट फॉरेन इनफ्लोज इंडिया में देखे जा रहे हैं, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की वजह से भी आप बोल सकते हो. और इवन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एफपीआईज की बात कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है एंड बिलीव है इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, दैट इज ऑल्सो वन द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इंडिया में. सो बिगिनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमने देखा कि जो एफपीआईज की इन्वेस्टमेंट थी, दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड 1,10,579 crore rupees in India, pushing the Sensex up by 13.8%. एंड जीडीपी ग्रोथ नंबर जो रिलीज किए गए अगेन वहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि डिस्पाइट द सबड्यूड ग्लोबल डिमांड, जो हमारी इकोनॉमी है वो एक्सपैंड की है बाय 7.8%. तो जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड है वो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स है. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे चल रही है, तो रिवाइवल देखने को मिल रहा है सर्विसेज सेक्टर में, दैट टू स्ट्रॉन्ग रिवाइवल. एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिकेट कर रही है कि they have strength and gross capital formation stood at 7%. So we can say कि strong economic fundamentals एक important factor हैं जिसकी वजह से markets are rising. Concerns क्या है, एक तो external demand and then agricultural growth इंडिया में slow down हुई है. That is obviously because of the deficit in the monsoon. And इसकी वजह से कि domestic demand and food inflation के ऊपर pressure हमें देखने को मिल रहा है. इवन इक्विटी में तो हम देख ही रहे हैं, म्यूचुअल फंड इनफ्लोज भी बहुत ज्यादा वी कैन से ग्रो हो रहे हैं. सो यहाँ पे भी रीजन सेम ही रहेंगे. क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन हमें अगेन फिर से क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो वी कैन सी क्रूड ऑयल प्राइसेस इट इज एट $90 पर बैरल. तो यहाँ पे थोड़ा जो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, वहाँ पे हमें अगेन डिस्काउंटेड प्राइसेस पे क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो वो थोड़ी हमें हेल्प हो रही है. अदरवाइज क्रूड ऑयल प्राइसेस अगेन इंडिया के लिए नेगेटिव ही है अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वी आर सो मच डिपेंडेंट अपॉन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स. एंड जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो एक ये चीज भी है. So that's all for the day. Thank you so much for joining us. I hope you have enjoyed the session and you learned something new. So do subscribe to the channel and hit the like button for this video and share it as much as possible.